हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसे हिंदी में सापेक्ष आय परिकल्पना कहते हैं। जेम्स डूसनबर्ग द्वारा ये हाइपोथेसिस डेवलप किया गया जो कंजप्शन फंक्शन के रिलेटेड बताता है। जेम्स केन्स का एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस फेल होने के बाद जेम्स डूसनबर्ग ने कंजप्शन फंक्शन अल्टरनेटिव ऑप्शन लोगों को दिया है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस सीखने से पहले केन्स का एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस फेल क्यों हुआ ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें इसकी बैक हिस्ट्री क्यों फेल हुआ ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जेम केन्स इनका एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। एक्चुअली ये एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस को फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहा जाता है। जेम केन्स ने अपने इस सोच में कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर पैटर्न और पीपल इनकम डिपेंड ऑन एब्सोल्यूट इनकम, इन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया है और अपनी सोच, अपनी राय दी है। हम लिख लेते हैं कि इसमें कौन से पॉइंट आते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर पैटर्न और थर्ड है पीपल इनकम डिपेंड ऑन एब्सोल्यूट इनकम। इस थॉट्स में केन्स ने कहा है कि जैसे किसी इंसान की इनकम बढ़ती है तो उसका कंजप्शन तो बढ़ता ही है, पर जो लेवल से इनकम बढ़ती है उस लेवल से उसका कंजप्शन नहीं बढ़ता। मतलब जैसे इनकम बढ़ेगी तो उसका एपीसी ये घटता जाता है। एपीसी मीन्स कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हम लिख लेते हैं, जैसे उसकी इनकम बढ़ती है उस हिसाब से उसका कंजप्शन नहीं बढ़ता, वो घटता जाता है। और इनकम जैसे बढ़ेगी वैसे उसकी एपीसी घटती जाएगी। ये वह थ्योरी केन्स की 1946 तक अच्छी तरह से वर्क कर रही थी, बहुत लंबे समय तक चल रही थी। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ जो 1939 टू 1945, इस बीच इसी पीरियड में चला, तो उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट हुए, बहुत दुष्परिणाम हुए और वर्ल्ड में इन्फ्लेक्शन हो गया। हम पॉइंट लिख लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 टू 1945 इस बीच हुआ, और ये एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस फेल होने का सबसे मेन रीज़न था इन्फ्लेक्शन। केन्स ने जो अपना थ्योरी दी थी उसने ऐसे बताया कि ये जो थ्योरी है वो शॉर्ट टर्म में काम करेगा, पर लॉन्ग टर्म में ये कुछ भी काम ना आया। और जब दुनिया के सब इकोनॉमिस्ट इसके रीज़न के पीछे सोचने लगे क्या क्या रीज़न हो सकता है कि केन्स का जो थ्योरी है वो फेल होने का, तो इसमें साइमन कुजनेट इन्होंने मेन रीज़न दिया और जो केन्स अगेंस्ट ऑब्जेक्शन लिया। और उन्होंने यूएसए के अंदर इनकम डाटा और कंजप्शन डाटा जो 1869 टू 1938 इसके बीच जो यूएसए का जो पीरियड है, ये पीरियड में एनालाइज किया और इसमें उनको मिला कि
उन्होंने दो मेथड से एनालाइज किया, एक तो था क्रॉस सेक्शन डेटा और दूसरा था लॉन्ग टर्म टाइम सीरीज डेटा। हम लिख लेते हैं। और उससे पहले ये रह गया कि जो केन्स का जो थ्योरी थी वो नया टिल 1946 तक ही वर्क कर पाया, उसके बाद नहीं कर पाया, वो फेल हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लेने वाले थे साइमन कुजनेट। ये हमारे पीछे वाली वीडियो में हमने ये सीखा है, पर रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस को सीखने के लिए हमें बैकग्राउंड में डीपली जाके उसे पढ़ना था कि आगे हमें सॉल्व होने के लिए। ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए है ले रहे। साइमन ने ऐसा ढूंढ के निकाला कि जो एपीसी इज इक्वल एमपीसी, वो भी लॉन्ग रन में वर्क करेगा और इसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी 0.9। इसमें साइमन कुजनेट ने यूएसए का इनकम डेटा एंड कंजप्शन इस पे वर्क किया। जो ये पीरियड था 1869 टू 1938। इससे वो टाइम में ऐसा हो गया कि एक पजल तैयार हो गया कि केन्स ने जो थ्योरी दी और साइमन कुज ने जो अपने एनालिस सामने रखा, इसमें बहुत डिफरेंट था। ये डिफरेंट ऐसा था, ये तो एक पजल ही तैयार हो गया। केन्स के बीच और साइमन कुजनेट। इसमें केन्स ने अपनी सोच में ये दिया था कि एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी, और कुजनेट ने दिया एपीसी इज इक्वल एमपीसी। अब ये दो बड़े इकोनॉमिक्स के बीच में जब ये पजल तैयार हुआ तो इसमें सबसे ज़्यादा कंजप्शन फंक्शन किस तरह वर्क करता है, ये पहला अटेम्प्ट जेम्स डूसनबरी इन्होंने किया। अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। यहाँ से स्टार्ट होता है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस इस थ्योरी को डेवलप किया था, डेवलप बाय जेम्स डूसेनबरी। इन्होंने 1949 में अपना ये सुझाव दिया था। उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है 1949 में, इनकम सेविंग एंड theory of the consumer behavior। जेम्स डूसनबर्ग ने जो थ्योरी दी है, ये थ्योरी में इसमें जो उन्होंने अपनी थॉट्स दिए हैं, ये थॉट्स से ही रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस डेवलप हुआ है। इसमें ऐसा कहा गया है कि जो पीपल कंजप्शन जो करता है, वो कंजप्शन लेवल के आगे जाके खर्च कर पाता है। कंजप्शन डिपेंड ऑन द रिलेटिव इनकम बिटवीन द क्रॉस सेक्शन एंड द टाइम सेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द कंजप्शन डाटा। उसमें ऐसा कहा कि एपीसी लॉन्ग रन में
कांस्टेंट रहेगा। डूसनबरी ने कहा है कि एपीसी कांस्टेंट रहेगा इन लॉन्ग रन टाइम, और एपीसी एमपीसी इसकी जो वैल्यू रहेगी 0.9 वैल्यू रहेगी। अब हम डिफरेंट बिटवीन द एब्सोल्यूट इनकम एंड रिलेटिव इनकम, इसमें जो डिफरेंट है वो देखेंगे कि केन्स ने बताया है कि जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे एपीसी डाउन हो जाएगा। मतलब कंजप्शन उसका जैसे इनकम बढ़ेगा उसके लेवल पे न बढ़ते वो कम होता जाएगा। उसके अपोजिट डूसनबरी ने रिलेटिव इनकम में ऐसा कहा है, जैसे ही इनकम बढ़ेगा पर उसका लॉन्ग रन में एपीसी कांस्टेंट रहेगा और उसका कंजप्शन बढ़ता ही जाएगा। माना कि जैसे एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे अगर कोई पर्सन ओल्ड सोसाइटी छोड़ के अगर उसका पेमेंट बढ़ता है, तो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है रहने के लिए, तो नए सोसाइटी के जो रूल्स है, जो लाइफस्टाइल है, उसे एक्सेप्ट करके ना ही वो उसे छोड़ देगा, अपनी पुरानी मेथड यूज़ करेगा। तो नए नए लोगों के साथ अगर बड़े लोगों के साथ उसका रहना है तो उसको वो फॉलो करेगा और अपनी जो लाइफस्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसे उसके रिलेट करेगा और उसके रिलेट करने के लिए उसका कंजप्शन बढ़ेगा। एग्जांपल दे सकते हैं, मान लीजिएगा कि एक एब्सोल्यूट इनकम का एक पर्सन का इनकम है 10,000 और उसमें 10% बढ़ोतरी होती है तो उसका इनकम होगा 11,000। उसमें अब हम रिलेटिव इनकम देखें तो वैसे ही एक पर्सन का इनकम है 10,000, उसमें अगर 15% बढ़ोतरी होती है तो उसका इनकम हो जाएगा 11,500। अब इसमें रिलेटिव इनकम एब्सोल्यूट इनकम पे कंपैरिजन करेगा। इनकी लाइफस्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड और इनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड जो कंपैरिजन करेगा तो उसमें ऐसा देखा जाए कि इनकी बढ़ोतरी 11,000 तो हुई और इनकी 11,500, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो निकल के आएगा 500। ठीक है। अब सिर्फ हम रिलेटिव इनकम इसका एग्जाम्पल दे, इसमें चेंजेस कैसे आएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए अगर किसी पर्सन का 10,000 इनकम है और उसमें से वो 8,000 कंजप्शन कर लेता है और उसमें सेविंग उसका 2,000, इन केस उस पर्सन के इनकम में बढ़ोतरी होती है तो सब मान लीजिए उसकी बढ़ोतरी 20,000 हो गई, उसमें उसका कंजप्शन 16,000 और उसका जो सेविंग है वो होगा 4,000। क्यों? क्योंकि इसमें उसका हमने लॉन्ग रन में ऐसा सोचा है कि एपीसी उसका कांस्टेंट है। अगर उसका कांस्टेंट का हम वैल्यू 0.8 रखें तो हमें ये फिगर आती है। इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि एक पर्सन है, वो गांव में है, अर्बन रूरल में वो रहता है और उसकी इनकम 10,000 है और उसका कंजप्शन 8,000, उसका सेविंग 2,000 है। अगर वो माइग्रेशन कर लेता है और वो शहर में आता है तो शहर में
उसको ज़्यादा उसको इनकम मिलती है, पर उस हिसाब से उसका कंजप्शन भी बढ़ते जाए, उतना ही बढ़ेगा। और एपीसी उसका 0.8 के हिसाब से उसका कंजप्शन होगा और सेविंग उसका 4000 हो जाएगा। शहरों में कैसे होता है कि बड़े बड़े लोगों की इनकम तो बड़ी मिलेगी, पर उसके साथ उसका जो रहना है वो कॉस्टली होता है। तो उसके हिसाब से उसको तो कंपैरिजन गांव और शहर में रहने का जो डिफरेंट है, और खर्चा करना और इनकम, इस जैसे इनकम बढ़ती है वैसे उसका खर्चा ही गांव और शहर में अलग अलग दिखने में आ सकता है। डूसनबेरी ने दो मेथड दिए हैं। दो मेथड के साथ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जिससे डूसनबेरी इफेक्ट कहा जाता है, और दूसरा है रैशेट इफेक्ट। रैशेट इफेक्ट मतलब कि फीलिंग बैड होना, अगर अनकॉम्प्रोमाइज़ करना, एक स्टेप आगे जाने के बाद वही स्टेप बैक स्टेप लेना है, तो उसे आने में थोड़ी दिक्कत होना, मतलब जो आदत होती है वो आदत कम करने के लिए प्रयास करना, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना। इसके लिए हम उनकी जो दो मेथड दिया है, पहला मेथड है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, इसे डूसेनबेरी इफेक्ट ही कहा जाता है। ये तो डिपेंड रहेगा कि लाइफस्टाइल कैसी है, मतलब नए लाइफस्टाइल किसी एक कम्युनिटी में है तो वो कम्युनिटी में एक पर्सन कैसा रहता है उसका इनकम के थ्रू, सो दूसरे लोग ही उसे फॉलो करेंगे और उसके जैसे लाइफस्टाइल रहने की कोशिश करेंगे। हर कोई चाहता है कि एक एडवांस लाइफ जिए। इसमें एक एग्जांपल दे सकते हैं कि पहले जैसे एक टीवी था, किसी के किसी टीवी है कि एक घर में आता था तो दूसरे घर में भी आना ज़रूरी लगता था। जैसे एक दूसरे के साथ देख के अपने पास भी वो चीज़ हो, ऐसा फील होना, उसे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, मतलब एक दिखावा दिखा सके कि ऐसा हमारे पास भी कोई कमपना नहीं ले सकता। कि दूसरा है उसमें लोग कॉपी करते हैं, लोगों की लाइवहुड है उसे कॉपी करना, एक एडवांस लाइफ जीने की कोशिश करना और कुछ सीख के वैसे फॉलो करना। एग्जांपल इसमें दे सकते हैं कि अगर किसी के पास उतना इनकम नहीं है पर वो अफोर्ड कर सकता है तो वो लोन ले सकता है, लोन से अपनी वो ज़रूरत पूरी कर सकता है। या ईएमआई पे अब किस्तों में एक चीज़ लेके अपने लोगों की सोसाइटी को अपना स्टैंडर्ड दिखाने की कोशिश करेगा। इसमें एग्जांपल लोन होता है, दूसरा ईएमआई, दूसरा पॉइंट में बताया कि रैशेट इफेक्ट। रैशेट इफेक्ट में उसका एक मीनिंग कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, जैसे मतलब एडजस्ट कर लेना है या फीलिंग बैड, ऐसा उसका एक मीनिंग बता सकते हैं। इसमें आता है कि एडजस्टमेंट विद द लाइफस्टाइल, एडजस्टमेंट विथ लाइफस्टाइल। मान लीजिए कि किसी एक पर्सन की इनकम बढ़ी हुई थी और वो सोच रहा था कि अभी बाइक से वो कार ले सके, और उसने कार ले भी ली, पर वो कार किस्तें लोन उसको देना मुश्किल हो जाता है, तो वो बैक स्टेज पे नहीं आ सकता। तो ऐसे में उसे कार से बाइक पे आना बहुत मुश्किल और दिक्कत हो जाएगी सोसाइटी को दिखाने के लिए कि अप अपवर्ड होने के बाद बैकवर्ड होना, और उसमें लोग उस पर हंसेंगे, इस डर से वो जो अभी स्टेप पे है वो स्टेप पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा कि कुछ कुछ उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो कम करके वही लेवल पे रहने की कोशिश करेगा।
दूसरा हम कह सकते कि मेंटेन लाइफस्टाइल, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड रखने का मेंटेन करेगा, मेंटेन लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। ऐसे ही हम अभी दोनों के डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे काम करेगा, डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट किसे कहेंगे और रैशनल इफ़ेक्ट कैसे होता है। इससे हमें और एक्सप्लेन होने के बाद हमें और समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे होता है। इस तरह हम पहले डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट में एक्स पे डिस्पोजेबल इनकम, वाई पर कंजप्शन एंड द सेविंग। फर्स्ट ऑफ यहाँ पे ए सी ये कंजप्शन और ओ वाई ये वाई सी प्लस एस, और जो सी वन है ये है डूसनबरी कंजप्शन। जो डूसनबरी ने कहा है कि वो कैसे बढ़ेगा कंजप्शन, और ये जो कंजप्शन है हम इसे कह सकते हैं केन्सियन कंजप्शन। केन्स ने फर्स्ट ऑफ हम दोनों में कंपैरिजन करके देखेंगे कि केन्सियन कंजप्शन के बारे में क्या कह रहा है और डूसनबेरी कंजप्शन के बारे में क्या कह रहा है। केन्स कह रहा है कि अगर किसी इनकम में बढ़ोतरी होती है, इस तरह से y1 से y2 में जाएगा, तो उसका कंजप्शन यहाँ से यहाँ तक ही आएगा, ना कि बल्कि यहाँ तक आएगा। तो जैसे ही यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब हम इसे a नाम देते हैं, मतलब उसका y2 से a तक केन्स कह रहा है कि यहाँ तक उसका कंजप्शन बढ़ेगा। इसके अपोजिट डूसनबरी कह रहे हैं कि जैसे ही इनकम में बढ़ोतरी होगी, y1 से y2 तक जाएगी, तो ये जाएगी b तक। जो ये एडिशनल है, ये जो एडिशनल जो उन्होंने इतना जो बताया है डूसनबरी ने, इसको वही रीज़न दे रहे कि जैसे सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड बिल्ड करने के लिए प्रयास किया जाएगा, जैसे ईएमआई या लोन लेके, ये तो चीज़ मुमकिन तो है नहीं, उसके पास कोई ऐसी अमाउंट तो है नहीं कि कोई चीज़ लेने के लिए, फिर वो ये ऑप्शन ढूंढेगा ईएमआई और लोन के थ्रू, और उसे अचीव करने के लिए एक लिविंग स्टैंडर्ड बनाने का प्रयास करेगा। ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में, मतलब ये आउटलुक है कि दिखाना है कि मे बी वो स्टैंडर्ड बिल्ड कर सकता हो, जो केन्स ने अपने एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में दिया था, जो फेल हो गया। और डूसनबरी ने उसके बाद रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस से ये जो डिफरेंट है, ये डिफरेंट ही इस हाइपोथेसिस में क्लियर है, और ये जो एपीसी है एक कांस्टेंट रहेगा, ऐसा बताया। वैसे सेकेंड मेथड है रैशेड इफेक्ट। इसमें हमने जैसे कहा कि जैसे इसमें उसने लोन और ईएमआई लिया और एक स्टैंडर्ड बिल्ड करने का प्रयास किया, पर इसमें बताया कि अगर वो फेल हो जाता है तो एक स्टेप आगे जाने के बाद वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है और वही लेवल पे टिके रहने के लिए प्रयास करेगा। तो उसमें बताया है कि समझ लेते हैं कि एक्स पे डिस्पोजेबल इनकम, वाई पे कंजप्शन एंड सेविंग बताया। वाई ओ वाई ये इनकम और कंजप्शन, ये कंजप्शन है लॉन्ग रन के लिए। इन केस समझिए हम ये लेवल पे हैं, ओ वाई ये हमारा डिस्पोजेबल इनकम है, और इसमें अगर हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है और हम रैशेड इफेक्ट से परेशान है, तो हमारा इनकम बैक स्टेप जाएगा, मतलब 0y1 से 0y2, y1 y2 इतनी बैक स्टेप पे जाएगा। और ये बैक स्टेप पे जाने के बाद यहाँ से जो स्टेप से यहाँ तक आया है, वो यहाँ से ये स्टेप पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसे वही लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना है।
तो वो फिर यहाँ से ये कंजप्शन लाइन C1 क्रिएट हो जाएगा जो लॉन्ग रन में है, ना कि ये लाइन से जाएगा। ये लाइन से नहीं जाते, ये लाइन से थोड़ा बिल्ड करेगा। जो उसका एक्सपेंडिचर है वो जैसे जैसे कम करने की सोचेगा और वही लेवल तक रहने का बड़े प्रयास करते रहेगा। इसे ही राय सर्टिफिकेट कहते हैं।